Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about Compton effect. तो स्टूडेंट्स जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो आपका फाइनल ईयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली होता क्या है कि व्हेन अ हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन सच एज एक्स-rays and the gamma rays are made to incident on a low atomic number like carbon, then the photon will interact with free electron and get scattered with the loss of energy along with the recoiled electron called Compton effect. तो बेसिकली जो स्टेटमेंट है उससे ये चीज मिल रही है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन हम कोई भी ले रही है वो एक्सरे की फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपका गामा रेज की फॉर्म में भी हो सकता है। आप उसको कोई लो एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल कार्बन है ऐसे एटम के साथ एक तरह से इंटरेक्ट करा रहे हो, ठीक है। इंटरेक्ट जब आप कराओगे तो उस इंटरेक्शन की ड्यूरेशन में जो फोटोन है वो अपनी एनर्जी कुछ न कुछ लूज करेगा और लूज करने के बाद जो हमें अब एक तरह से जो फाइनल जो फोटोन हमें मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है। और उसने अपनी एनर्जी का एक पार्ट है वो क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है। और ये जो इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा मतलब जो एनर्जी इंसिडेंट फोटोन है उससे गेन करने के बाद अब जो हमें फाइनल जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो पूरा फिनोमिना है इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज गिवन बाय ए एच कॉम्पटन इन 1923। तो मतलब एक तरह से ए एच कॉम्पटन ने दिया था 1923 में, उसी की नेम के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। हियर इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम्ड एज फ्री एज वी हैव हाई एनर्जी एज कंपेयर्ड विद द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि भाई इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ है और हम उसको अज्यूम करके चल रही है कि वो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बोलने का भी रीजन इन्होंने बताया कि मतलब हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा है कि हाई एनर्जी फोटोन है वो हम यूज कर रही हैं, तो जो एनर्जी हम यूज कर रही हैं फोटोन की, इंसिडेंट फोटोन की, वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी के कंपैरिजन में बहुत हाई है, तो हम उसको अज्यूम करके चलेंगे कि वो एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद है कंसिडर h mu is the energy of the incident photon which collide with the free electron at rest having mass m naught along x axis। अब जो हम इंसिडेंट फोटोन लेके चल रहे हैं उसकी एनर्जी इन्होंने क्या कहा कि वो एनर्जी है h mu, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या होगी, म्यू है। अब which collide with the free electron at the rest having mass m naught। अब जो रेस्ट पोजीशन में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास है वो क्या होगा, m नोट। जैसे नॉर्मली हम जो रेस्ट मास होता है उसको हम शो करने के लिए नोट यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट में अलोंग एक्स एक्सिस। अब जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। आफ्टर द स्ट्राइकिंग द इलेक्ट्रॉन द फोटोन इज स्कैटर्ड विद द रिड्यूस्ड एनर्जी एच म्यू डैश। अब जो इंसिडेंट फोटोन था उसने अपने कुछ एनर्जी वो जो रेस्ट पोजीशन में जो आपका इलेक्ट्रॉन था उसको ट्रांसफर कर दी है। उसको अगर ट्रांसफर एनर्जी कर दी है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फाइनल फॉर्म में हमें, या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्कैटर्ड फोटोन हमें मिलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी कि इंसिडेंट के कंपैरिजन में वो एनर्जी स्मॉल होगी। और वो एनर्जी है अल्टर्ड जो एनर्जी अब हमें मिलेगी, हम क्या कह रहे हैं उसको, एच म्यू डैश। Making angle theta with incident photon and electron recoil with the v velocity making an angle phi with x। हमारी इंसिडेंट डायरेक्शन जो थी, इंसिडेंट फोटोन उसकी डायरेक्शन क्या थी, एक्स एक्सिस थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि मतलब अब जो स्कैटर्ड फोटोन मिलेगा और जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा वो एक तरह से फाई और थीटा एंगल, थीटा और फाई एंगल बनाएंगे किसके साथ, जो इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन थी या हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस थी। Recoiling is due to the transfer of energy from the incident photon to the electron। अब recoiling का रीजन क्या है कि आपका जो इंसिडेंट फोटोन है उसने अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर की है किसको, इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से वो रिक्वाइल करता है। As the collision is elastic, so we can apply the conservation law of energy and momentum। अब हम मान के चल रहे हैं कि जो मतलब collision है वो इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम है वो क्या होगा, फॉलो होगा। या हम कह सकते हैं कि जैसे मान लिया कि हम भी इंसिडेंट फोटोन लिया एंड स्टार्टिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन था, तो मतलब एक तरह से स्ट्राइक करने से पहले या इंटरेक्शन से पहले जितनी एनर्जी होगी या फिर जितना मोमेंटम होगा वही सेम हमारा क्या होगा, हम कह सकते हैं कि एक तरह से अगर हम एडिशन लेते हैं स्कैटर्ड फोटोन एंड रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का, तो इन दोनों की एनर्जी और जो इंसिडेंट फोटोन एंड जो रेस्ट पोजीशन में हमारा जो इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों की एनर्जी या मोमेंटम है वो एक तरह से इक्वल होनी चाहिए। कंजर्वेशन लॉ तभी पूरा होगा।
उसके बाद अगर हम डायग्राम की फॉर्म में दिखाते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये वाली जो एरो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके लिए, इंसिडेंट फोटोन के लिए। जैसे हमने अभी बताया था कि जो फोटोन इंसिडेंट था उसकी डायरेक्शन क्या थी, अलोंग एक्स एक्सिस, और यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, म्यू है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एच म्यू हो जाएगी। ठीक है। ब्लू जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा किसको, जो इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पोजीशन पे, उसके कोरस्पॉन्डिंग मास है वो हमारा क्या है, एम नोट है। तो टारगेट इलेक्ट्रॉन एट द रेस्ट। उसके बाद फिर हमने क्या कहा था कि ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक तरह से एक तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक अपना क्या हो जाएगा, जो स्कैटर्ड फोटोन है ये हो गया। ठीक है। हमने क्या कहा था कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब इंसिडेंट फोटोन के कंपैरिजन में ये एनर्जी स्मॉल होगी क्योंकि इसने कुछ पोर्शन अपना एनर्जी का किसको दे दिया, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको दे दिया। ठीक है। अब मास है वो हम शो कर रहे हैं एम से। जो स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन में था वो क्या था, एम नोट था, अब हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो वी है। इंसिडेंट जो डायरेक्शन है उसके साथ जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एंगल कितना बना रहा है, फाई का। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि जो एच म्यू डैश है, अब वो एनर्जी एच म्यू के कंपैरिजन में हम क्या कहेंगे, स्मॉल है, क्योंकि अपनी जो टोटल एनर्जी इसके पास टोटल एनर्जी थी वो किसकी थी, इंसिडेंट फोटोन की तो थी, और वो एनर्जी इसने किसको दे दी है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन को कुछ पोर्शन ट्रांसफर कर दिया है जिसकी वजह से उसने रिकॉइल किया। एंड जो स्कैटर्ड फोटोन है अब उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच म्यू डैश। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एच म्यू डैश है वो स्मॉल होगा एज कंपेयर टू एच म्यू। ठीक है। तो ये एक तरह से डायग्राम की फॉर्म है, उनमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमारा इंसिडेंट जो फोटोन की डायरेक्शन उसके साथ फाई एंगल बनाएगा, और जो स्कैटर्ड फोटोन है वो हमारा क्या होगा, थीटा एंगल बनाएगा। उसके बाद जैसे हमने अभी कहा कि जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, एंड इलास्टिक कोलिजन में हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो लॉ है वो फॉलो होंगे। तो सिंपली आपको करना कुछ भी नहीं है, आप देखोगे कि इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी थी, स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी थी, और सेम चीज हम फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए कि इनिशियल फेज में उसकी एनर्जी कितनी थी, फाइनल फेज है उसमें क्या होगी, एंड सेम चीज हम फॉलो करेंगे किसके लिए, मोमेंटम के लिए। तो सबसे पहले इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा इंसिडेंट जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी थी, एच म्यू, और इलेक्ट्रॉन था वो रेस्ट पोजीशन में था, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एनर्जी लिखेंगे रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड फोटोन। अब हमने क्या कहा, ये प्रोसेस हमारा जो स्ट्राइक होने से पहले या इंटरेक्शन से पहले का है। तो इंटरेक्शन से पहले हम देखेंगे कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी थी, इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पोजिशन में था उसकी एनर्जी कितनी थी, वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, हमारा जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है, और हमारा जो मतलब फाइनल अब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब एम सी स्क्वायर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, एम सी स्क्वायर को हमने अलग कर लिया और बाकी सारी चीजें हैं वो हम राइट हैंड साइड में ले आए। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट होगी। ठीक है। एम है वो हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास हो गया, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम मोमेंटम की कंजर्वेशन लॉ है उसको फॉलो करते हैं तो क्या होगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग होगा हमारा, उसके बाद हम देखेंगे कंजर्वेशन लॉ किसके लिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, मींस हम क्या कर रहे हैं, बात किसकी, एक्स एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं। अब जैसे ये वाला पोर्शन था, जैसे हमने अभी जो डायग्राम देखा था, डायग्राम में हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये एक्स एक्सिस होगी, और अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ये डायरेक्शन अपनी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस होगी। तो अगर हम इस ये वाला जो वेक्टर है, मतलब एक तरह से इस कंपोनेंट को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो एक अपना क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का लॉन्ग कॉस ऑफ थीटा आएगा, और यहाँ वाई एक्सिस के लॉन्ग अपना क्या आ जाएगा, एक तरह से साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट है ये वाई के लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि अब मास मोमेंटम और अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, एच म्यू डिवाइडेड बाई सी। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसका मोमेंटम था वो कितना था, एच म्यू एंड डिवाइडेड बाई सी। उसके बाद हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पोजिशन में था, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं थी, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ना हमारा एक्स एक्सेस का कोई कोऑर्डिनेट होगा ना फिर वाई एक्सेस का होगा। तो हमने क्या लिखा, उस एक्स एक्सेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा 0। उसके बाद है हमारा
एच म्यू डैश एंड डिवाइडेड बाय सी। अब अपना जो स्कैटर्ड फोटोन है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम का कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हमारा cos ऑफ थीटा और एक होगा sin थीटा। तो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग बात कर रहे हैं तो जो एंगल्स की फॉर्मेशन है वो हमारी क्या है, एक्स एक्सिस के साथ है, तो हम यहाँ लेंगे cos ऑफ दैट कंपोनेंट। तो एच म्यू डैश डिवाइडेड बाय सी एंड cos ऑफ थीटा प्लस आपका जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है सेम चीज उसके लिए है कि एम बी cos ऑफ फाइव। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एम बी सी एंड cos ऑफ फाइव ये हमने अलग कर लिया, थीटा डिपेंडेंट कंपोनेंट और जो बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो हमने अलग कर ली। ये इक्वेशन सेकंड होगी। एंड सेम चीज बेटा आप फॉलो करोगे किसके लिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, तो अब हम कौन सा कंपोनेंट देंगे, अब हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखेंगे ये वाला। ठीक है, या फिर हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं कि ये वाला और ये वाला जो पैरेलल होगा। इसके साथ अब आपको ध्यान रखना है बस कि हमें वहां कोस कंपोनेंट लिया था, यहाँ अपना क्या आ जाएगा, साइन कंपोनेंट आ जाएगा। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंसिडेंट फोटोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंसिडेंट फोटोन हमारा मूव कर रहा था किसमें, एक्स एक्सिस में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट या हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कोई भी नहीं था। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया तो एक्स एक्सिस में तो था वो चीज तो हमने लिख दी, और एक्स एक्सिस में आपका जो एक्स इलेक्ट्रॉन था इनसे रेस्ट पोजीशन में, उसका तो ना कोई एक्स कंपोनेंट था ना कोई वाई कंपोनेंट, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या अलोंग आपका मोमेंटम का कोऑर्डिनेट और आपका जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है वो भी दोनों जीरो हो जाएंगे। अब हमारा सिर्फ बचेगा क्या कि वाई के अलोंग हम देखेंगे कि हमारा स्कैटर्ड फोटोन है उसका कंपोनेंट क्या है और हमारा जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका कंपोनेंट क्या है, दोनों में हमें साइन मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एच म्यू डैश एंड सी एंड साइन ऑफ थीटा, उसके बाद अपना क्या हो जाएगा, एम वी एंड आपका साइन ऑफ फाइव। ठीक है, उसके बाद हाँ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया और ये आपका फाइव हो गया। दोनों में हमने सिंपली क्या करना है कि एक तरह से दोनों को रीअरेंज कर देंगे, इक्वल टू दूसरी साइड लेके जाओगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब जो सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन बनी है हमें क्या करना है, उन दोनों को स्केयर करना है और ऐड करना है, क्योंकि हम फाइव कंपोनेंट है, साइन ऑफ फाइव और कोस ऑफ फाइव दोनों को स्केयर करेंगे और ऐड करेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, एलिमिनेट कर सकते हैं। हमने उस चीज को एलिमिनेट कर दिया, हमें क्या मिला, एम स्केयर बी स्केयर एन सी स्केयर एच म्यू एंड माइनस एच म्यू डैश एंड कॉस ऑफ थीटा स्केयर प्लस एच स्केयर एंड म्यू डैश स्केयर एंड साइन स्केयर थीटा। ठीक है, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा हमारा ये वाला एच, इसको हम ओपन कर सकते हैं, जो चीजें एडिशन में आ सकती हैं वो हमारी एडिशन में आ जाएगी। यहाँ कोस स्केयर कंपोनेंट आएगा और साइन स्केयर कंपोनेंट वो एक तरह से कंक्लूड करके हमें क्या मिल जाएगा, एच स्केयर और म्यू डैश स्केयर हो जाएगा। ये हमें क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना बेटा, जो फर्स्ट इक्वेशन थी जो एनर्जी कंजर्वेशन से हमें मिली थी हमें उसको सिंपली स्केयर करना है। ठीक है, उसमें स्केयर करेंगे तो हमें ये वाला कंपोनेंट मिलेगा, एम स्केयर एंड सी स्केयर और एच म्यू माइनस म्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्केयर। इसको ओपन करोगे तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, जो अपनी एनर्जी कंजर्वेशन से जो मिली है और जो मोमेंटम कंजर्वेशन को हमने जो कंबाइन करके जो इक्वेशन मिली है इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें फाइनल फॉर्म में क्या मिलेगा, एम स्केयर एंड सी स्केयर और c square minus v square is equal to minus 2h square and mu dash 1 minus cos of theta plus m naught square and c square plus 2h m naught c square 1 minus mu dash। ठीक है, mu minus mu dash, ये इक्वेशन 6 होगी। अब जो ये इक्वेशन 6 आई है हमें इसमें करना क्या है, हमें सिंपली जो मास है उस मास की जगह पे हम क्या करेंगे, जो सिंपली एक तरह से मोशन में जो मास होता है उसका रेस्ट मास के साथ जो रिलेशन होता है रिलेटिविस्टिक, वो एक तरह से हम यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू एम नोट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्केयर एंड सी स्केयर। ठीक है, कि m नोट है वो क्या होगा, हमारा रेस्ट मास है, एंड v है जिस वेलोसिटी सब इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, एंड c है वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी। इस रिलेशन को हम कहाँ यूज करेंगे, इस सिक्स इक्वेशन में यूज करेंगे। सिक्स इक्वेशन में इस रिलेशन को यूज करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि एम नॉट सी रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 2 एस स्क्वायर म्यू म्यू डैश एंड 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर एंड सी रेज टू पावर 4 प्लस 2 एच एम नॉट सी स्क्वायर 1 म्यू माइनस म्यू डैश।
ठीक है। अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों हमारे क्या हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद हम क्या कहेंगे, 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश एंड 1 माइनस cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2h म्यू नॉट एम नॉट सी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश। ठीक है। उसके बाद जो चीजें कैंसिल आउट होती है वो हम कैंसिल आउट कर देंगे एंड फाइनल फॉर्म में हमारे पास बचेगा h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू डैश एंड डिवाइडेड बाई म्यू म्यू डैश। ठीक है। अब हम इस चीज को यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं 1 बाई 1 इससे और इससे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाई म्यू डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वायर एंड 1 माइनस cos ऑफ थीटा। ये हमारी आगे इक्वेशन नंबर 7। ठीक है। अब हमें पता है कि म्यू और मतलब जो फ्रीक्वेंसी है जो वेवलेंथ है दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रिलेशन क्या होता है कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो हम क्या करेंगे, म्यू डैश की जगह पे लिखेंगे सी बाई लैम्डा डैश माइनस म्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, सी बाई लैम्डा। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, इनमें हम कोई वेरिएशन कर नहीं रही हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि सी यहाँ से हम एक तरह से कॉमन ले सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई सी, और ये सी है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल अपने पास बचेगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, या हम कह सकते हैं इसको डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी और 1 माइनस cos ऑफ थीटा। ठीक है। तो एक तरह से लैम्डा डैश है वो क्या था, म्यू डैश फ्रीक्वेंसी थी स्कैटर्ड फोटोन के कोरस्पॉन्डिंग, एंड लैम्डा डैश है वो क्या हो जाएगी, वेवलेंथ होगी स्कैटर्ड फोटोन के कोरस्पॉन्डिंग। तो हमारा हो जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी एंड 1 माइनस cos ऑफ थीटा। ठीक है। थीटा एक तरह से एक वेरिएबल क्वांटिटी है। उसके बाद अपना क्या हो गया, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m नॉट है वो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद c हो गया वो हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी। ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि डेल्टा लैम्डा इज द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ कितनी थी, और जो मतलब सॉरी जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ कितनी थी, और इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ कितनी थी। एक तरह से इन दोनों वेवलेंथ का डिफरेंस है। तो डेल्टा लैम्डा इज द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एंड इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट कह सकते हैं डेल्टा लैम्डा को, डिपेंड अपॉन ओनली। और ये चीज अगर हम बात कर रहे हैं डेल्टा लैम्डा की, तो इस फॉर्मूले से हम पता चल सकता है कि ये पूरा फैक्टर है वो कांस्टेंट है, और वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, थीटा। थीटा जिस तरह से वेरी करेगा उसी के अकॉर्डिंग जो कॉम्पलेक्स शिफ्ट है वो भी क्या करेगी, वेरी करेगी। इट डिपेंड ओनली ऑन द एंगल ऑफ द स्कैटरिंग थीटा ऑफ द फोटोन एंड इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ क्या है उसके ऊपर वो चीज डिपेंड नहीं कर रही, कॉम्पलेक्स शिफ्ट सिर्फ डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, थीटा पे डिपेंड कर रही है। थीटा जिस तरह से आपका वेरी करेगा उसी के अकॉर्डिंग कॉम्पलेक्स शिफ्ट है वो वेरी करेगी। अब जैसे अलग से स्पेशल केसेस हैं वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। आपको होगी कि अगर हम थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। थीटा 0 पुट करेंगे तो बेटा क्या होगा, cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, cos ऑफ थीटा, या हम कह सकते हैं cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। जिसका मतलब क्या हो जाएगा, जो 1 माइनस cos ऑफ थीटा वाला पार्ट है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो बाकी तो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है h डिवाइडेड बाई 2, h डिवाइडेड बाई m नॉट c। तो हम क्या कहेंगे कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0। there is no change in the wavelength of the photon scattered in the forward direction। इसका मतलब कोई भी वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा क्योंकि डेल्टा लैम्डा है वो हमारा 0 है। ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा विल बी 0। ठीक है। cos ऑफ थीटा 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो डेल्टा लैम्डा है वो क्या बचेगा, h डिवाइडेड बाई m नॉट c। तो हमें h की वैल्यू पुट करनी है जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10 raised to power minus 34, m नोट है वो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to power minus 31, and c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। और इनको जब सॉल्व करेंगे तो इन्होंने क्या कहा, वैल्यू होगी वो 0.024 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है। एंड कॉम्पटन शिफ्ट इज द कांस्टेंट एंड डिनोटेड बाय लैम्डा c। एंड कॉम्पटन शिफ्ट है वो ये वाला पोर्शन है हमारा, इसको हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, एक तरह से कांस्टेंट क्वांटिटी है, is known as Compton wavelength of the electron। इसको Compton wavelength of electron है वो भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा तो थर्ड मतलब पॉसिबिलिटी है वो है हमारी थीटा इज इक्वल टू पाई। अगर थीटा है वो पाई के इक्वल हो जाता है तो cos ऑफ थीटा है वो -1 हो जाएगा। तो उस केस में बेटा क्या है कि 1 माइनस cos ऑफ थीटा है वो हमें टोटल 2 दे देगा। ठीक है। बाकी जो h डिवाइडेड बाय m नॉट c है वो हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये वाला जो फैक्टर है वो सिंपली हमारा ट्वाइस हो जाएगा, 0.048 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी हमारी कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है। देखो कॉम्पटन शिफ्ट वेरीज फ्रॉम 0 से लेकर आपका
h डिवाइडेड बाई m नॉट c as theta varies from 0 to pi। ठीक है, तो कॉम्पटन इफेक्ट एक तरह से सिंपली ये है कि आपको इंसिडेंट फोटोन ले रहे हो, आप उसको कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही हम कह सकते हैं कि रेस्ट पोजीशन में कोई इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इंटरेक्ट करा रहे हो, और इंटरेक्शन के बाद हम क्या कहेंगे, वो अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर करेगा, और अब जो इलेक्ट्रॉन है जिसको एनर्जी मिल गई है उसको हम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन करेंगे, वो कोई फाई एंगल बना रहा है, और उसके बाद हम एक स्कैटर्ड फोटोन है, अब जो एनर्जी बच गई, अब जो अपना फोटोन बच गया एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद, उसको हम क्या कहेंगे, स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, तो ओवरऑल एक तरह से एनर्जी है वो इंसिडेंट फोटोन की डिक्रीज हो रही है, और वही एनर्जी की फॉर्म में आप डिफरेंस मान के चल सकते हो, या वेवलेंथ की फॉर्म में हम डिफरेंस मान के चल सकते हैं। एनर्जी डिक्रीज हो रही है, या हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रही है, तो सेम हम बात कर सकते हैं कि वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो वो फाइनली क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम नॉट सी एंड 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। तो क्वेश्चन है वो आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आप कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में बताओ। ठीक है, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कॉम्पटन शिफ्ट है तो आप ये चीज बताओ कि वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, या फिर वो थीटा डिपेंडेंट है, या फिर वो मैटर डिपेंडेंट है, या फिर वो वेवलेंथ डिपेंडेंट है। किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। सिंपली आपको दो जो लॉ है आपके मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उनको यूज करना है। उनको यूज करने के बाद जो मोमेंटम कंजर्वेशन की जो लॉ है उनको स्केयर करना है, ऐड करना है। सिंपली सेम चीज आपको एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यूज करनी है। दोनों को सेपरेट करोगे एंड रेस्ट मास का जो फॉर्मूला होता है वो यूज करोगे, एंड रीअरेंज करने के बाद जो फाइनल हमें आउटपुट में मिलेगा वो हमें मिलेगा डेल्टा लैम्डा, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, एंड फाइनली हम बताएंगे कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो हमारे सब थीटा डिपेंडेंट है। उसके बाद हमें सिंपल बता देना है कि जो थीटा के लिए पॉसिबिलिटीज है वो हमारी 0 भी हो सकती है, 90 डिग्री होगी तो क्या होगा, उसके बाद अपना क्या है, अगर पाई होगा तो उस केस में क्या होगा। फिर हम बता सकते हैं कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो इस तरह से वेरी कर रही है हमारी 0 से लेकर 2h डिवाइडेड बाई m नॉट c, जिस तरह से हमारा जो एंगल है वो वेरी कर रहा है 0 से लेकर पाई तक। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कॉम्पटन इफेक्ट है वो क्या है, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो उससे आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।